अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आग हवस की हो या लालच की, हसद की हो या रकाबत की, हिर्स की हो या दुश्मनी की, इंसान को जलाकर राख कर दिया करती है। और कभी कभी अपने हाथों से लगाई आग भी शोलों से अंगारों में तहलील हो जाया करती है। फिर उसके अलाव आसमान की बुलंदियों को छूने लगते हैं, जो बंदे को जलाकर भस्म करते हुए कब्र के दहाने पर ला खड़ा करते हैं, जहां से वापसी मुमकिन नहीं हुआ करती। काशिफ भी ऐसी ही कैफियत में मुब्तला था। वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर तैनात थे और अपनी जिम्मेदारी बहुत अहसन तरीके से अदा कर रहे थे। उसकी बीवी आयशा भी उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। काशिफ से उसकी मुलाकात तालिब इल्मी के दौर में हुई थी, जब वो उसी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट में पढ़ते थे। कैफे आते जाते उसका काशिफ से अक्सर सामना होता था। आयशा को देखते ही उसकी आंखों में मोहब्बत की जो कंदीलें रोशन हो जाया करती थीं, उसे वो बाखबर थी। वो ये भी जानती थी कि उस जैसी हसीन दोशीज़ा देखने के बाद किसी और को देखने की चाह नहीं हो सकती। वो अपने हुस्न और खूबसूरती से बखूबी वाकिफ थी। वो थी भी इस कदर खूबसूरत कि जहां जाती सभी की निगाहों का मरकज बन जाती। काशिफ की शख्सियत से वो भी कम मुतासिर ना थी। ऊपर से उनकी जहानत के चर्चे पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर थे। वो काशिफ की ज़ात में दिलचस्पी लेने लगी। धीरे धीरे वो कब एक दूसरे के करीब आ गए, कब दिलों को भाए, पता भी ना चला। तालीम का सिलसिला मुकम्मल होने पर काशिफ ने आयशा के घर रिश्ता भेजा। उसके वालिदैन को उस रिश्ते पर कोई एतराज़ नज़र ना आया। काशिफ का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। उसके माँ बाप वफात पा चुके थे। एक भाई था, वो भी अपनी बीवी बच्चों के साथ दुबई में मुकीम था। काशिफ की भाभी ही आयशा के घर रिश्ता लेकर गई थी। घर वालों की रजामंदी से उन दोनों की बात तय हो गई और फिर कुछ ही अरसे बाद आयशा काशिफ की दुल्हन बनकर उनके घर आ गई। शादी के चंद ही माह बाद दोनों की जहानत और काबिलियत के पेश नज़र उसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरार की ऑफ़र हुई, जो उन्होंने कबूल कर ली। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया और उनकी शादी को 10 बरस बीत गए, मगर उनके आंगन में कोई फूल न खिल सका जिसकी सूंधी खुशबू उनके दिलों को मुअत्तर करती। 10 सालों में आयशा में कोई तब्दीली रूनुमा ना हुई, बल्कि वो उन सालों में और निखर सी गई थी। वो पहले से कम उम्र लगने लगी, क्योंकि अब उसके साथ काशिफ का बेपनाह प्यार मोहब्बत था और देखने वालों की आंखों में भी हमेशा उसके लिए सताइश हुआ करती थी। उस रोज़ यूनिवर्सिटी से वापसी पर वो कुछ गुमसुम सी थी और गाड़ी ड्राइव करते हुए सारा रास्ता काशिफ की बातों पर गायब दिमागी से बस हूँ हाँ ही करती रही थी। अब बताओ क्या मसला है? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? रात खाने से फरागत के बाद आयशा टेरेस पर खड़ी आसमान को देख रही थी, जहां करोड़ों सितारे जगमगाते थे। काशिफ चाय का कप उसे थमाते हुए गोया हुआ, समरीन के यहाँ बेटा हुआ है। समरीन आयशा की कोलीग थी। उसकी शादी को 10 बरस हो गए थे। वो इन 10 बरसों में 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। ये तो बहुत खुशी की बात है, काशिफ मुस्कुराकर बोले और आयशा के लबों पर भी फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। वो उसकी मुस्कुराहट से उसके दिल की बात तक पहुंच गए। बोले, देखो बेगम, उस पाकज़ात से कभी मायूस हरगिज़ ना होना। वो जब चाहे सूखे हुए पौधों में भी फूल खिला दे, उससे अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। काशिफ प्यार से उसका बाजू थाम कर कहने लगे, वादा करें काशिफ, आप कभी नहीं बदलेंगे। उसके चेहरे पर ज़माने भर के गम छा गए और आंखें भीग गईं। उसके अंदर अंदेशे सर उभार रहे थे कि बे औलाद होने की वजह से काशिफ बदल कर कहीं उसे छोड़ ना दें। पगली, वादा रहा, काशिफ सदा तुम्हारा रहेगा। वो उसे बाजू से थामकर अपने करीब ले आए, जिससे इत्मीनान भरी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई और वो भी मुस्कुराने लगे। उससे अगले रोज़ की बात है कि वो क्लास लेकर निकल रही थी कि सना उसके करीब आकर बोली, आयशा, ऑफ होने पर मेरे साथ शॉपिंग पर चल रही हो ना? सना ना सिर्फ उसकी कोलीग थी, बल्कि वो दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती भी थीं और सदा इकट्ठी ही रहती थीं। हाँ चलते हैं, मैं ज़रा काशिफ को बताकर आ जाऊँ। सना से कहती हुई वो काशिफ के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। यूनिवर्सिटी से वो सना के साथ बाजार चली आई। शॉपिंग के बाद सना बोली, यार बहुत भूख लग रही है। उसकी बात पर उसने हाथ में बंधी रिस्ट वॉच पर वक्त देखा, जो शाम के 4 बजा रही थी। अरे क्या सोच रही हो आयशा, सामने रेस्टोरेंट है ना, चलो कुछ खाते हैं। हाँ चलो सना, मगर तुम 1 मिनट रुको, मैं गजरे ले लूँ। रोड के उस पार उसे गजरे वाला नजर आया
और आयशा तेजी से आगे बढ़ गई कि कहीं गजरे वाला निगाहों से ओझल ना हो जाए। आयशा अपनी धुन में रोड क्रॉस कर रही थी। दाईं तरफ से आती तेज रफ्तार कार को वो ना देख सकी और उसकी जद में बुरी तरह से आ गई। आयशा की आंखों तले ऐसा अंधेरा छाया कि उसके बाद उसे कुछ याद ना रहा। जब आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया, जहां उसके सामने काशिफ रंजीदा से खड़े थे। मैं कहाँ हूं? उसे पूरे 24 घंटों बाद होश आया था। सर में दर्द की टीसियां उठ रही थीं। वो बोलने से कासिर थी, शायद बस यही पूछ सकी और तकलीफ से उसकी आंखों में आंसू आ गए। मत रो, काशिफ उसका हाथ थाम कर बोले। उनके चेहरे पर पहली उदासी और वीरानी देखकर आयशा बेचैन हो गई, मगर जब जरा उसके हवास बहाल हुए तो उसे काशिफ के चेहरे पर फैली उदासी का सबब समझ आने लगा। उसके साथ जो सानेहा हुआ था उसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसकी दुनिया अंधेर हो गई। वो अपनी दोनों टांगों से महरूम हो गई थी। हड्डियां इस कदर रेजा रेजा हो गई थीं कि वो अब कभी अपने दोनों पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी। अस्पताल से वो घर आ गई, मगर उसके होंठ जैसे सिल से गए थे। काशिफ यूनिवर्सिटी से वापसी पर फ्रेश होकर उसी के पास चले आए। वो व्हील चेयर पर बैठी पिंजरे में मुकीम चिड़ियों को देख रही थी। ये भी मेरी तरह बेबस हैं। उसकी आवाज जैसे डूबने लगी और वो करब से बोली, ऐसी बातें क्यों करती हो आयशा? अच्छी बातें किया करो। क्या अच्छी बातें करूं काशिफ? वही जैसे तुम पहले बोला करती थी, पहले की तरह। अब कुछ है भी तो नहीं ना? वो अपनी टांगों की तरफ देखने लगी। ओह यार, ऐसे ना बोलो। क्या मैं नहीं तुम्हारे पास? मैं तो अब भी पहले की तरह तुम्हारा ही हूं ना। वो प्यार से उसकी हथेली का बोसा लेते हुए बोले, तुम टांगों से महरूम हुई हो, मुझसे नहीं। अल्लाह ना करे, कैसी बात करते हैं आप। कभी ऐसा मत सोचना। मैं तुम्हारा सहारा हूं और मैं ही तुम्हारा हमकदम हूं। काशिफ की बात पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस हादसे को पूरे 5 बरस गुजर चुके थे। इन 5 बरसों में आयशा बहुत बदल गई थी। उसे लगता था जैसे जिंदगी मुरझा सी गई हो। वो बुराए नाम ही गुफ्तगू करती, वरना ज्यादा वक्त खामोशी की नजर रहता। अगली सुबह काशिफ यूनिवर्सिटी जाने के लिए आईने के सामने तैयार हो रहे थे। वो उन्हें बागौर देख रही थी। वो बहुत तवज्जो से बाल संवार रहे थे। वो काशिफ से खुद का मवाजना करने लगी। वो उम्र में उससे कितनी बड़ी मालूम होने लगी थी, जबकि काशिफ उससे 5 बरस बड़े थे। उसे वो वक्त याद आने लगा जब लोग उसे देखते हुए कहते थे, लगता है वक्त तो आप पर ही ठहर गया है और खूबसूरती में आप अपनी मिसाल हैं। इन 5 सालों ने मुझे किस कदर उम्र रसीदा कर दिया है। वो सोचते हुए काशिफ को देखने लगी, जो बहुत निकसिक से तैयार यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी में खड़े थे। पहले तो आप इस कदर दिलजमी से तैयार नहीं हुआ करते थे। उसकी जुबान से बेइख्तियार निकला, तुमने आज ही गौर किया है शायद, तभी ऐसा बोल रही हो। मुझे होश ही अब आया है शायद। उसकी जुबान से फिसला, क्या मतलब? कुछ नहीं। वो झुंझलाते हुए बोली, खाली मत बैठा करो, किताबें पढ़ा करो, कोई भी एक्टिविटी तलाश करो ताकि उल्टी सीधी सोचे ना आए। काशिफ मुस्कुराकर उसे खुदा हाफिज कहते हुए कमरे से निकल गए। उसे अजीब अहानत का एहसास हुआ। उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो उसे बेकार कहकर चले गए हों। वो सोचों के भंवर में डूबने उभरने लगी। बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया तुमने? कमरे में दाखिल होती सना को देखकर आयशा ने पूछा। बस यार, अली की तबीयत ठीक नहीं थी, तभी कुछ दिनों से नहीं आ सकी। ओह, अब कैसा है अली? वो उसके बेटे की खैरियत पूछने लगी। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अब बेहतर है। एक बात बताओ, तुम्हें कुछ खबर है काशिफ भाई की या नहीं? सना की बात सुनकर आयशा ने व्हील चेयर जरा सरकाई और उसके करीब करते हुए बगौर उसे देखने लगी। सना बीबी, मैं टांगों से महरूम हुई हूं मगर अकल से नहीं। मेरा मफलूज वजूद व्हील चेयर पर है, मगर मेरी हिस्सियात ज़ाय नहीं हुई। औरत अपने मर्द के बारे में बड़ी हसास हुआ करती है। वो लम्हा नहीं लगाती अंदाज़ा लगाने में कि उसके मर्द की तवज्जो का महवर अब वो नहीं रही, बल्कि उसकी तवज्जो अब किसी और जानिब मबजूल हो चुकी है। उसकी निगाहें, उसकी हरकत व सकनात और उसका अंदाज सभी कुछ जाहिर कर देता है। आयशा की बात पर सना उसे घूरने लगी, जैसे उसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। मतलब तुम्हें सब खबर है इस बात की कि काशिफ भाई के तसव्वुर का मरकज अब तुम नहीं कोई और है? इसके बावजूद तुम कबूतर की मानिद आंखें बंद किए हुए हो। मैं और कर भी क्या सकती हूँ सना? तुम कुछ ना करो, यहाँ बैठकर बस ठंडी आहें भरो। सना ने मुंह बनाया और चिढ़ कर बोली, काशिफ की तवज्जो का अब मरकज कौन है? राहीला। सना के हैरत अंगेज जवाब पर वो मलाल से होंठ भींच कर रह गई। ये कहकर सना अपने घर चली गई। आयशा के मन में चिंगारी जो सिलगी
वो अंगारों से अलाव की सूरत इख्तियार करती चली गई। रात के खाने के बाद काशिफ टीवी लाउंज में बैठे टीवी देख रहे थे कि वो व्हील चेयर पर वहीं चली आई। वो उसे देखकर मुस्कुराए और फिर टीवी की तरफ मतवज्जे हो गए। उनके मसनूई मुस्कुराहट पर उसकी आंखों में नमी सी उतर आई। मैं वो फूल हूँ काशिफ, जिसे आप माजी की डायरी में रखकर कब का फरामोश कर चुके हैं, जो आपकी बेइतनाई और लागर्जी से मुरझाने लगा है और जो आपकी तवज्जो के इंतजार में अपनी असल रंगत और हकीकत को खोने लगा है। तुम्हें क्या हुआ? क्यों ऐसी बातें कर रही हो आयशा? मुझे क्या हुआ है? उसने जेरे लब खुद कलामी की। मैं मानता हूँ मसरूफियत की बिना पर तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा, ये मेरी कोताही है, मगर ये भी नहीं कि मैं तुम्हें भूल बैठा हूँ। काशिफ की बात पर वो खामोश सी हो गई। उसका दिल चाहा कि वो कह दे कि आपकी मसरूफियत का नाम कहीं राहीला तो नहीं, मगर वो चुप रह गई। सना, तुम क्या मुझे राहीला से मिला सकती हो? उसने फ़ोन पर सना से कहा और सना ने हामी भर ली। अगले रोज़ वो आयशा के पास थी। पता नहीं सना ने उसे कैसे राज़ी किया था। राहीला ये सर काशिफ की वाइफ है। पहले ये भी इसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरार थी। सना उसका तारुफ कराते हुए बोली। राहीला मुस्कुराकर बड़े अदब से मिली, मगर आयशा के अंदाज में उसके लिए सर्द मोहरी थी। उसे कुदरती तौर पर राहीला से रकाबत सी हुई। राहीला बहुत पुरकशिश और खूबसूरत दोशीज़ा थी। कौन सा सेमेस्टर है तुम्हारा? आयशा ने उससे पूछा। मैम, लास्ट सेमेस्टर है। आयशा को यकीन नहीं आ रहा था कि ये लड़की उसके हक पर डाका डाल रही हो, क्योंकि वो तेज तरार लड़की का तसव्वुर करके बैठी थी, जबकि वो उससे उलट थी। उसका भोलपन ही उसकी खूबसूरती था। शक्ल भोली और करतूत काफरा। उसने जेरे लब बुड़बुड़ाया। इसके बाद क्या इरादा है? शादी, वो आहिस्ता से बोली। तो आयशा होंठ भींच कर रह गई। जानती हो राहीला, तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही यूनिवर्सिटी बदनाम हो रही है। वालिदैन अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटी भेजते हुए डर रहे हैं। आयशा के चुभते लहजे पर वो लकधक उसकी सूरत तकने लगी। तुमको कोई और नहीं मिला था? मेरे ही शौहर नजर आए। कम से कम यही सोच लेती, वो तुम्हारे उस्ताद हैं। उस्ताद शागिर्द का रिश्ता किस कदर मुकद्दस हुआ करता है। तुमने तो इस रिश्ते का तकद्दुस ही खत्म कर दिया। प्लीज मैम, बस कर दीजिए। वो सोफे से उठते हुए सुर्ख चेहरे के साथ बोली। मैं तो खुद सर काशिफ की वजह से परेशान हूँ। उन्होंने मुझे तंग करके रखा हुआ है। उसने गहरा सांस खींचकर सना की तरफ देखा और सारी हकीकत बता दी। आयशा ने छुट्टी के दिन राहीला को अपने पास बुला लिया जब काशिफ घर पर थे। काशिफ उसे अपने घर देखकर मुस्कुरा दिए, जो आयशा और सना के लिए बहुत शॉकिंग था। राहीला की आंखों में भी काशिफ की मुस्कुराहट पर काफी हैरानगी थी। आयशा बोलने के लिए मौजू अल्फाज तलाश करने लगी। काशिफ, राहीला को आपसे शिकायत है। हाँ भाई, क्या शिकायत है? राहीला, यही ना कि सर ने इस मर्तबा टेस्ट में नंबर ज्यादा नहीं दिए। काशिफ कहकहा लगाकर रह गए। आयशा और सना परेशानी से एक दूसरे की आंखों में देखने लगी। सर मुझे तंग करते हैं बिला वजह। ऑफिस बुलाकर बहाने बहाने मुझे रोक के रखते हैं। राहीला हकलाते हुए बोली। बहुत अफसोस की बात है राहीला, आप अपने सर पर ऐसा बहतान लगा रही हैं। काशिफ उसे मलामती नजरों से देखते हुए बोले। आपने मुझे कुछ दिनों पहले ही प्रपोज नहीं किया था सर। राहीला की बात पर आयशा और सना की आंखें फैल गई। व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है ना? तुम ऐसी गिरी हुई बात कैसे कर रही हो अपने उस्ताद के बारे में? काशिफ सोफे से उठ खड़ा हुआ। तो तुम मेरी बीवी के सामने मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? शर्म आनी चाहिए। हकीकत यह है कि तुम बहाने तलाशती हो ऑफिस में बार बार आने के। तुम्हारे माली हालात अच्छे नहीं। कई बार तुमने मुझसे पैसे लिए और तुम ही ने कहा था कि सर मुझसे शादी कर लें। काशिफ तेज आवाज में बोले। और मुझे अफसोस है तुम्हें अपने शौहर पर भरोसा नहीं आयशा। काशिफ बीवी को मलामती नजरों से घूरते हुए बोले। और हाँ, मैं जो अब चुप रहने लगा था, जिसको तुम मेरी बेजारियत का नाम दे रही थी, वो मैं इस लड़की की वजह से परेशान था जो हाथ धो के मेरे पीछे लगी थी। मुझे धमकियां दे चुकी है कि आप मुझे नहीं मिले तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैं तुम्हें नहीं बताना चाह रहा था कि तुम फजूल में परेशान होगी आयशा। काशिफ खफगी से बोलते रहे। राहीला उठी और कुछ कहे बगैर घर से निकल गई। कुछ माह बाद राहीला की अचानक मौत की खबर ने हर एक को गहरा शौक दिया। खबर पहले ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि आयशा ने काशिफ को खौफजदा सा देखा। वो हर वक्त बुड़बुड़ाते रहते थे। कभी कहते थे मुझे राहीला की रूह नजर आती है, कभी वो कहते सामने खड़ी है, कभी बताते यूनिवर्सिटी के लॉन में जा रही थी, कभी कुछ कहते तो कभी कुछ, कभी कहते वो देखो आयशा, वो मुझे लेने आ रही है, वो मुझे मार देगी, मुझे मारने आ रही है, मुझे बचा लो। शाम यूनिवर्सिटी से काशिफ घर आए तो काफी चुपचाप से थे।
रात भी जल्दी सो गए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बहुत थक गया हूँ आयशा। काशिफ उठकर आयशा की व्हील चेयर के पास ही चले आए और उसके सामने दो जानू होकर बैठ गए। अरे आपको तो बुखार है, आयशा ने उसका बाजू थाम कर कहा जो हरारत से तप रहा था। जानती हो आयशा आज क्या हुआ? मैं दफ्तर में था, मेरे ऑफिस में नकाब में एक लड़की आई। मैं समझा मेरी कोई स्टूडेंट है, मगर उसने नकाब उतारा, वो राहीला थी। उसने मुझसे कहा कि आप मैम आयशा को हकीकत बताइए कि खुदकुशी मैंने किस वजह से की है और अपने गुनाह का खुद इकरार करें, वरना मेरी रूह इसी तरह आपको सताती रहेगी, तड़पाती रहेगी और फिर आप यूं ही सी सकते एक दिन मेरी तरह खुदकुशी करके अपनी जान ले लेंगे। और इससे पहले मैं कुछ बोलता वो मेरे ऑफिस से निकल गई। मैं बाहर गया मगर वो कहीं नहीं थी। काशिफ बोलते बोलते सिसकने लगे। आयशा, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैंने राहीला पर झूठा इल्जाम लगाया था। वो मेरे तकद्दुस और डर की वजह से चुप थी, क्योंकि मैं जानता था कि वो एक गरीब घराने की कमजोर लड़की है। मगर मैं ये नहीं जानता था कि मैं जो कर रहा हूँ इसकी सजा इतनी भयानक होगी कि वो खुदकुशी कर लेगी। अपने ही मन को ये आग मैंने खुद ही लगाई थी, जिसकी तपिश अब मुझे बेचैन किए दे रही है। उसकी बेचैन रूह हर वक्त मुझे नजर आती है और अब मुझे बेचैन कर रही है। मेरा सुकून बर्बाद होकर रह गया है, मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है। काशिफ सुर्ख होती आंखों से आयशा की तरफ देखते हुए बोले, आपको अपने किए का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। आयशा आहिस्तगी से बोलती हुई व्हील चेयर धकेलते हुए कमरे से बाहर लॉन में आ गई। खुली फिजा में सांस लेते हुए उसे सना के फिक्रे याद आने लगे। औरत तब तक नहीं हारती जब तक वो अपनी शिकस्त को तस्लीम न कर ले, और झूठ बोलती औरत की आंखों में बेबसी नहीं होती। आयशा ने यह फैसला कर लिया था कि वो अपने शौहर को ऐसा सबक देगी जो वो जिंदगी भर याद रखेंगे, और उसमें राहीला और सना ने उसका पूरा साथ दिया। असल में आयशा ने सना और राहीला के साथ मिलकर अपने शौहर को राह रास्त पर लाने के लिए एक ढोंग रचा था, राहीला की खुदकुशी का ढोंग, जिसमें वो कामयाब हुई। और आज राहीला अपने शौहर के साथ मुतमईन जिंदगी गुजार रही है और आयशा से फोन पर राब्ते में रहती है। काशिफ ये नहीं जानता था कि उसकी बीवी आयशा बहुत ज़हीन औरत है। जिस्मानी कमजोरी के बावजूद वो अपना घर बिखरने से बचा गई, जबकि काशिफ पशेमानी की आग में जलकर भस्म हो चुके हैं और अक्सर नींद में बुड़बुड़ाते हैं, राहीला मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों, दुख, तकलीफ, माजूरी ये सब अल्लाह की तरफ से है। शौहर हो या बीवी, उसे अपने हमसफ़र से कभी धोखा नहीं करना चाहिए, और अगर कोई गलती करे तो रिश्ता ख़त्म करने की बजाय उसका हल निकाला जाए, जिस तरह आयशा ने किया। आप क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।